पहले प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता था। शुरू में एक कहानी थी कौवा और गिलहरी की। एक कौवा था और एक गिलहरी थी, दोनों में दोस्ती हो गई। तो गिलहरी ने कौवा से कहा कि चलो भाई खेती किया जाए। कौवा ने कहा चलो किया जाए। तो गिलहरी ने कहा कि चलो खेत जोता जाए। तो कौवा ने कहा कि ऐसा है कि तुम चलो, तुम चल, मैं आता हूँ और हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। तो ये उसने कहा। तो गिलहरी ने कहा हाँ मेरा दोस्त है, वो खा रहा है और ठंडा पानी पी रहा हो आराम के मूड में, चलो हम खेत जोत आते हैं। उसके बाद फिर जब बोने की बारी आई तो फिर गिलहरी ने कहा कि भाई चलो अब बोआ जाए। तो उसने कहा कि ऐसा है तुम चली जाओ बोआओ, अब मैं जो है वह तुम चल मैं आता हूँ और हरी डाल पर तुम चल मैं आता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। तो गिलहरी ने कहा भाई मेरा दोस्त है, चलो ठीक है हम जाते हैं, वो भी आते हैं। इस तरह से कई स्टेज आया, सब स्टेज पर वो कौवा जो है वो ऐसे ही अपने वो कहता रहा और गया नहीं कुछ काम करने। उसके बाद जब गिलहरी ने सब मड़ाई उड़ाई करके अनाज निकाल के दो ढेर लगा दिया तो कहा मित्र कौवा से आओ अपना हिस्सा ले लो। तो कौवा कहा ठीक है हम आ जाते हैं। उसके बाद आ करके वह गिलहरी ने ईमानदारी से दो ढेर लगा दिया था। तो गिलहरी अपना वाला हिस्सा ला करके अपने सुरक्षित स्थान में रख दिया। कौवा जो है वो वहीं उसी पर बैठा रहा। उसके बाद वो बारिश आई और बारिश में वो अनाज उसका भीग गया, सड़ गया, खराब हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब बिना मेहनत से जो पाया हुआ धन दूसरे को धोखा दे करके या दूसरे को वह बेवकूफ़ बना करके या दूसरे को बेवकूफ़ क्या बनाना कहेंगे, यानी दूसरे के भावना को फ़ायदा उठा करके लिया गया धन, ये सफल नहीं होता है, उसका लाभ नहीं मिलता है। वो लगेगा कि हाँ है लेकिन वो कुछ उसका लाभ नहीं कोई पाएगा। तो ये कहानी एक मैं ऐसी कहानी अब ये जो मेरे सामने आई है तो मैं उसको बताने जा रहा हूँ। बात यह है कि 1980 के लगभग 79-80 की बात है। तो सिंचाई विभाग में वो कुछ ज़रूरत पड़ी तो कर्मचारियों की भर्ती किया गया था। और भर्ती दो तरह से होती है। अब मैं यहाँ कानून भी बताते जा रहा हूँ जो कि जानने पर ज़िंदगी में हर व्यक्ति के जो है वह कोई बड़ा भी हो तब भी छोटा भी हो, कब किसको या किसको ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता है। और किसके जो है वह अपने के या अपने मित्र के या अपने जानकार के, तो कोई किसी की मदद कर सकता है। तो इसलिए मैं इसमें कानून भी बताते जा रहा हूँ। तो वो जो भर्ती होती है, भर्ती की दो व्यवस्था होती है। एक तो नियुक्ति पत्र जिसको अंग्रेजी में अपॉइंटमेंट कहते हैं, नियुक्ति से अपॉइंटमेंट से किसी को जो है वह काम पर रखना। और एक होता है कि काम लगा इंगेजमेंट, जिस इंगेजमेंट से जो होता है बाजार से गए या जो जानकारी में था जिसको भी जानते रहे कि ये वो अच्छा काम करते हैं, काम कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर उनको काम पर इनरोलमेंट कर दिया गया, इंगेजमेंट किया गया। और इंगेजमेंट करने के बाद यानी उनको बुलाया गया, लाया गया और उसके बाद उनको इनरोलमेंट करके काम पर लगा दिया। इनरोलमेंट के लिए एक कानूनी फार्म है जिसको मस्टर रोल फार्म कहते हैं। ये चाहे सरकारी विभाग हो चाहे प्राइवेट विभाग हो, दोनों के लिए ये मस्टर रोल की व्यवस्था से नियुक्ति की व्यवस्था है। सरकारी विभाग में भी नियुक्ति होता है और प्राइवेट में भी नियुक्ति होता है। और सरकारी में भी वो जो है क्या कहते हैं मस्टर रोल पर नियोजन होता है, उसको नियोजन कहते हैं जो भर्ती होता है, यानी जो बिना अपॉइंटमेंट के जो रखे जाते हैं, नियुक्ति और नियोजन। तो ये जो है इसकी दोनों की व्यवस्था संविधान में भी है और कानून में भी है। संविधान के अनुच्छेद 16(3) में इसकी व्यवस्था दी है। कई साथ दो शब्द का प्रयोग किया गया है, अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट।
तो एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट जो है ये एक कानूनी व्यवस्था है, और इसकी जो व्याख्या है वह एक हाई कोर्ट ने किया है, पटना हाई कोर्ट ने किया है। वो बहुत अच्छे ढंग से किया है कि सुखनंदन ठाकुर बनाम स्टेट ऑफ बिहार में, ये 1900 शायद 55 का है, उस समय का अब अच्छी तरीके से याद नहीं है। ये एक व्यवस्था है, उसमें इसकी व्याख्या किया गया है कि एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट में अंतर क्या होता है। तो कहने का मतलब ये है कि उसका जो है कर्मचारियों को भर्ती किया गया, एम्प्लॉयमेंट किया गया, मास्टर रोल पर उनको एनरोल करके काम पर लगा दिया गया। तो उसकी व्यवस्था यह है कि अगर कोई कर्मचारी जिसको एनरोलमेंट किया गया है, अगर उसका काम ख़त्म हो जाता है या यानी वह जो काम कर रहा हो काम ख़त्म हो जा रहा, तो उसको काम से निकालने का, और अगर काम कुछ दिन के लिए बंद हो रहा तो उसके लिए दूसरी व्यवस्था। अगर कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है तो उसको बैठकी कहते हैं, और उसको अंग्रेजी में ले ऑफ कहते हैं। और जो कर्मचारी को बैठकी दिया था उसको लेड ऑफ वो जो है वर्कर कहते हैं। तो वह जो लेड ऑफ वर्कर होता है या छटनी शुदा जो कर्मचारी, यानी काम नहीं होने पर जिनको बैठा दिया जाता है, उनमें नियम यह है कि जो पहले आया है तो वो उसके बाद में आए वाले को निकाला जाएगा अगर काम नहीं रहता है। यानी फर्स्ट कम लास्ट गो, जो पहले आता है वो बाद में जाता है। तो ये सिद्धांत है, फर्स्ट कम लास्ट गो, ये कानूनी सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी कर्मचारी को निकाला गया है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, और जो इनरोलमेंट का जो फॉर्म होता है मस्टोल, उसमें कर्मचारी का नाम, पिता, उम्र सब लिखा रहता है। फिर जब दोबारा ज़रूरत होगी तो उसी कर्मचारी को नोटिस दे करके उसको बुलाया जाएगा कि फला जगह काम जो है ये काम स्टार्ट हो रहा, आप आ जाइए। तो कहने का मतलब यह है कि यह इस व्यवस्था का अगर पालन नहीं किया जाता है तो अगर कर्मचारी कोर्ट में जाता है तो कर्मचारी के पक्ष में फैसला होगा, उसको बिना काम किए ही उसको वेतन मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो कर्मचारी को जो 1980 में जो लोग रखे गए थे, तो उनको जो है वो लगभग 90 में एक कोई अधिकारी आया। अब वो अधिकारी कैसा अधिकारी था, अब उसको हम कौन शब्द उसके लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अधिकारी आया, उसने तो जो अधिकारी आया 1990 के लगभग, तो उसने कर्मचारियों को, जो पुराने वाले कर्मचारियों को निकाल दिया और नए कर्मचारी रख दिया, जो कि जबकि कानूनन हो ही नहीं सकता है। तो वही जो अगर ये ऐसा नहीं है कि ये मनमानी देश कानून से चलता है कि जब चाहे जिसको रखें, जब चाहे तो निकाल दें। तो जो कर्मचारियों को निकाल दिया गया, उन कर्मचारियों ने अपना उसके लिए ऐसे कर्मचारियों को जो काम से निकाल दिया था, उनके लिए वो कानून में व्यवस्था है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। तो जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 है, एक केंद्र सरकार के अधिष्ठानों पर लागू होता है, जैसे रेलवे हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ। तो जो केंद्र सरकार के जो अधिष्ठान हैं उनके कर्मचारियों के लिए वो लागू है, और जो उत्तर प्रदेश के विभाग हैं जैसे PWD है, बिजली विभाग है, रोडवेज है, या कोई प्राइवेट वो फैक्ट्री है, दुकान है, तो ऐसे लोग कर्मचारियों का जो है वो उसके लिए जो है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू होता है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम में एक और अच्छी व्यवस्था है कि यदि कोई ऐसी व्यवस्था है जो केंद्रीय कानून में है लेकिन उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम में नहीं है, तो उस व्यवस्था को, जो केंद्रीय अधिनियम की व्यवस्था है, वो इसमें उत्तर प्रदेश में लागू होगा। तो ये जो है वो जो कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है, अगर बिना कानून का पालन किए निकाल दिया जाता है, जैसे निकालने के लिए नोटिस दिया जाएगा और नोटिस के देने के लिए कितने दिन में आपको निकाल देंगे, इतने दिन में काम जो है वह बैठकी हो जाएगा या काम ख़त्म हो जाएगा। तो काम ख़त्म होना दूसरी बात है, बैठकी होना दूसरी बात है। तो नोटिस दिया जाएगा और नोटिस के उनको परेशानी ना हो जीवन में, इसलिए उनको नोटिस के साथ वेतन भी दिया जाएगा। तो अब अगर वह जो नोटिस है और जो काम
उस किसी को लगता है कि कोई मुझसे जूनियर है और मैं सीनियर हूँ तो मुझको निकाल दिया गया है, तो उसके लिए व्यवस्था है, वो उस पर आपत्ति कर सकता है और वो सेवा आयोजक को दरखास्त देगा, या बिना दरखास्त दिए वैसे ही जो उसका जो जैसे अधिकारी है वो अपने अधिकारी से, अगर सरकारी है तो सरकारी अधिकारी है और प्राइवेट हो तो प्राइवेट अपने मालिक से मिलेगा और कहेगा साहब हमको क्यों निकालें, हमको काम पर रहने दीजिए, हमारे अंदर कोई खराबी नहीं, हम काम करेंगे। तो अगर वो समझौता हो जाता तो हो जाता, अगर समझौता नहीं होता है तो हर जिले में या हर क्षेत्र में, कहीं कहीं तो हर जिले में है, कहीं कहीं 2-4 जिला मिला करके ये कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत एक क्षेत्रीय उप श्रमायुक्त की नियुक्ति है। एक क्षेत्रीय उप श्रमायुक्त होते हैं, एक सहायक श्रमायुक्त होते हैं और श्रमायुक्त होते हैं। फिर इस तरह से वह हर क्षेत्र के लिए अलग अलग अधिकारी और सबके अधिकार बराबर होते हैं। थोड़ा सा अधिकार में कमी बेसी होता है, लेकिन इस मामले में सबके अधिकार बराबर होते हैं। तो जो कर्मचारी को यानी जो लेबर को काम से निकाल दिया गया है वो पहले तो एम्प्लॉयर से समझौते का प्रयास करेगा। अगर एम्प्लॉयर समझौता नहीं करता, उसकी बात नहीं सुनता है, तो आकर के वो संग्राधन अधिकारी होते हैं, सहायक श्रमायुक्त या उप श्रमायुक्त को दरखास्त देगा कि साहब विवरण दे करके सादा पन्ना पर सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं जो है वह फला कंपनी में या फला विभाग में और फला कार्य को इतने दिन से मैं कर रहा था और इस तारीख को मुझको जो है वह अवैध तौर से बिना कानून का पालन किए कानून के खिलाफ हमको काम से निकाल दिया गया है। हमारे मामले में नोटिस जारी कर दीजिए, हमारे एम्प्लॉयर का पता ये है, उसको नीचे पता दे देगा अपने एम्प्लॉयर का, तो कह देगा कि हमारे एम्प्लॉयर को बुला करके समझौता करा दीजिए, हमको काम पर बहाल करा दीजिए और जो हमारा जो हमको नहीं मिला है हित लाभ वो हमको हित लाभ दिला दीजिए। और अगर नहीं वो एम्प्लॉयर आपकी बात मानते हैं, नहीं समझौता करते हैं, नहीं काम पर बहाल करते हैं, नहीं हित लाभ देते हैं, तो इस मामले को लेबर कोर्ट को भेज दिया जाए। तो फिर जो सहायक श्रमायुक्त होते हैं या उप श्रमायुक्त होते हैं, जो संग्राधन अधिकारी का उस समय उनको वह पद होता है, यानी जो पद रहेगा उसमें उस समय जब यह कार्य करेंगे, समझौता कराएंगे, तो संग्राधन अधिकारी उनको कहा जाता है। तो वो उनको विभाग को नोटिस जारी करेंगे और नोटिस जारी करके वो तारीख फिक्स करेंगे कि आइए और फला कर्मचारी ने आपके खिलाफ ये दरखास्त दिया है, आकर समझौता कीजिए। अगर वो समझौता में आते हैं तो ठीक, अगर समझौता में नहीं आते हैं तो फिर वो जो है वो एक बोर्ड का गठन होगा। उस बोर्ड में जो है कर्मचारी पक्ष अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है और मालिक सेवा आयोजक पक्ष अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, और एक सरकारी विभाग का अधिकारी होगा, वो एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी का अध्यक्ष होगा और वो कमेटी जो है वो समझौता कराने का प्रयास करेगी। अगर फिर भी समझौता अगर फेल हो जाता है, समझौता करने मालिक नहीं आता है, तब जो है वो फेल्योर रिपोर्ट लगा करके वो सहायक श्रमायुक्त या उप श्रमायुक्त जो है वह सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को वो लिख देंगे, अपना रिपोर्ट दे देंगे कि फला मामला है और फला मामला में फला नंबर से यह मामला दर्ज किया गया, समझौते का प्रयास किया गया और एम्प्लॉयर ने समझौता नहीं किया, जिसके कारण इस मामले को लेबर कोर्ट को भेज दिया जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार का मतलब यानी जो समुचित सरकार है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का मामला है तो उत्तर प्रदेश सरकार, और केंद्र का है तो केंद्र का जो सरकार, उसी को समुचित सरकार कहते हैं। और सरकार का मतलब ये नहीं, वही जो वहाँ का अधिकारी होता है वही सरकार का प्रतिनिधि माना जाता है। जो तो जैसे उप श्रमायुक्त हैं तो वो सरकार के प्रतिनिधि माने जाते हैं और वही भेज देते हैं, वो लेबर कोर्ट में अपना रिपोर्ट लगा करके एक इशू बनाते हैं, उसको संदर्भादेश, इशू को संदर्भादेश कहा जाता है, और वो लेबर कोर्ट को भेजते हैं कि ये फला कर्मचारी, उसका नाम, पिता और क्या काम करता था, उसका पता लिखते हुए कि यह कर्मचारी को ये क्या इनका काम, इनको काम से निकाला जाना वैध है, यदि नहीं तो क्या उसको क्या हित लाभ या क्या उसको अंतोष मिल सकता है, तो लेबर कोर्ट उसका डिसाइड करता है। तो ये जो सिंचाई विभाग के कर्मचारी थे, सैकड़ों कर्मचारी जो थे वो निकाले गए थे, और उसमें नियम में, उसमें व्यवस्था यह है कि चाहे तो कर्मचारी, सभी कर्मचारी मिलके जो है वह एक साथ दावा कर सकते हैं, या कर्मचारी ग्रुप बना करके 10-20 का दावा कर सकते हैं, या अकेले कर्मचारी भी, जो नौकरी से निकाले जाने वाले मामले में कर्मचारी अकेले, एक कर्मचारी भी जो है अपना केस, मान लीजिए कि यूनियन नहीं कोई तैयार होता तो कर्मचारी अकेले ही दरखास्त दे करके वो समझौता का जो है वो प्रयास, समझौता के लिए वो उप श्रमायुक्त को दरखास्त दे सकता है, और उप श्रमायुक्त वो सारी कार्रवाई पूरी करेंगे जो यूनियन का करते या जो एक से अधिक कर्मचारियों का करते। तो मेरे पास जो इस मामले में जो
तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ वाली जो बात है अब आ रही है। 2 कर्मचारी मेरे पास आए थे, तब मैं उसमें यूनियन का सक्रिय सदस्य था। तो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि जो है वो ये जो बनाया गया है, ये जो पढ़ाया गया जाता था प्राइमरी में, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता था कि बस खाली पढ़ाया जाता था। इसके पीछे निहितार्थ था, समझ था। इसको बच्चों को शुरू में पढ़ाया जाता था कि जीवन में इसको समझ लो कि बिना मेहनत किए अगर कोई धन मिलता है तो वह काम में नहीं आता है। किसी को अगर जो धोखा दे करके धन दिया जाता है तो वह काम में नहीं आता है। किसी को जो है वह शोषण करके या किसी के भावना का शोषण करके लिया हुआ धन कहीं काम नहीं करता है। वह जो है वो सड़, जैसे अनाज सड़ गया था कौवे वाला, वैसे ही जो इस तरह का धन मिलता है वह व्यर्थ चला जाता है। जो उसको खाता है वो भी, उसकी ज़िंदगी भी व्यर्थ हो जाती है। तो इसके इस कहानी को पढ़ाने का निहितार्थ यही था। तो मैं जो बता रहा हूँ तो उसमें मेरे पास 2 कर्मचारी आए। एक कर्मचारी ब्राह्मण था और एक कर्मचारी शेड्यूल कास्ट था। दोनों एक साथ आया। उन्होंने कहा कि साहब मेरी यह समस्या, तो मैंने कहा भाई या तो आप दोनों आदमी अलग अलग लड़ लीजिए, या तो चाहिए दोनों आदमी एक में दरखास्त दे दीजिए। तो उसमें दोनों यानी पंडित जो ब्राह्मण थे वो भी तैयार हो गए, शेड्यूल कास्ट दोनों ने एक दरखास्त पर जो है वो उनका विवरण लिख करके उन्होंने जमा कर दिया। तो अब वो जो है दोनों की सुनवाई हुई, और सुनवाई होने के बाद जो है वह समझौता नहीं हो पाएगा सिंचाई विभाग से, और उसको भेज दिया गया लेबर कोर्ट में। जब लेबर कोर्ट में मैं वहाँ गया था कर्मचारियों के तरफ से, तो उसमें व्यवस्था है कि कर्मचारी के तरफ से जो लेबर यूनियन का जो पदाधिकारी होगा या सदस्य होगा, जो एथराइज होगा, वो वहाँ लेबर कोर्ट में जाएगा और लेबर कोर्ट में उसको सारे अधिकार जो है वह ये मिलते हैं। जैसे एक वकील को अधिकार मिलता, वैसे ही लेबर यूनियन के अधिकारी को, पदाधिकारी को सारे अधिकार होते हैं। तो जो है वह मैं कर्मचारी की तरफ से गया हुआ था। तो वहाँ वो पंडित जी जो ब्राह्मण थे वो केस लड़ने आते थे, क्योंकि एक कर्मचारी का नहीं था, तमाम कर्मचारियों का मामला था। तो ये जो ब्राह्मण थे वो आते थे, और जो उनका जो जोड़ीदार था, वो क्या कहते हैं शेड्यूल कास्ट वाला, वो नहीं आता था। तो उसका कहना था बड़ा बहुत उसकी जो सोच थी बड़ी समझदारी वाली। कहता था अरे गेहुआ सिंचाई तो बथुआ पानी पा जाए, बथुआ कौन अलगे सिंचले की जरूरत ना आई, जब ही लड़िए थमऊ को मिल जाए। यानी कि पंडित जी को मैंने दोस्त बना दिया है, लड़ेंगे तो जब इनको मिलेगा तो एक ही फैसला होगा, तो मुझको भी मिल जाएगा, मुझको लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए उसने दोस्ती किया था और एक साथ मुक्त। यानी उसकी सोच जो थी वो आप समझा जा सकता है कि उसकी सोच कहाँ तक अच्छी थी या नहीं अच्छी थी। तो पंडित जी आते रहे। पंडित जी जो है उनके पास ब्राह्मण, उनके पास कोई था नहीं, एक लड़का था और एक लड़की थी, और वो कहीं कोई पत्नी थी मर गई थी, और उनके कोई खेती बाड़ी भी नहीं था। वो यही भंडारा बनाते थे, कहीं किसी जगह जो खाना वाना बनाते हैं तो घूम घूम के खाना बनाते थे, उसी से जो मिलता था उसी से उनका खर्चा चलता था। तो भाई अब उनको नौकरी से निकाल दिया गया था, और उनके पास खेती बाड़ी थी नहीं, दूसरी नौकरी मिली नहीं, कई जगह गए नौकरी तलाश के नहीं, तो वो जो है घूम घूम के खाना बनाने लगे, और लोगों को मदद जो है वह उनको गरीब समझ के लोग मदद भी कर देते थे। तो उसी से उनका जीवन चलने, और उसी से आकर के वो मुकदमा भी लड़ते थे। तो जब उनका दोस्त से कहा गया भाई आप एक बार 2 बार आया मिला, तो ये हुआ कहीं जब मिला तो किसी ने पूछा अरे भाई वो जो मोटू पंडित हैं वो तो आते हैं, तुम नहीं आते हो, तुम्हारा केस दोनों जनी का एक ही में है। तो उसने कहा अरे कवन हमारे अइले की जरूरत बा, जब गेहुआ सिंचाई तो बथुआ अपने आप सिंचा जाए, जब पंडित जी लड़िए हैं तो हमऊ मिल जाए। ये उसकी सोच थी। पंडित जी जो है वो मर गए। जब मर गए तो उसका एकदम पका पकाया केस, कोई लड़ने वाला नहीं था। पंडित जी का केस कोई नहीं लड़ा, और वो जो शेड्यूल कास्ट वाला था वो भी वहीं उसका सारे हक ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जो सोच है कि तू चल मैं आता हूँ, तो तू चल मैं आता हूँ, ये कितना धोखा देने वाला और शोषण करने वाला है, और जो बिना काम किए जो दूसरे का धन ले लेता है, तो वो
किसी काम का नहीं, उसका पका पकाया सब कुछ बना बनाया जो है सब खत्म हो गया। वो पाया पाता तो उसी के साथ जो और कर्मचारी जो है वह जो निकाले गए थे, 50 कर्मचारी निकाले गए थे, सब लोग लड़े और सब लोगों को जो है वह काम पर बहाली का आदेश हुआ। लेबर कोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसला किया, हाई कोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष में फैसला किया, और आज वह पेंशन के भी हकदार हैं। और वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको वो व्यवस्था देखा है कि वो रेगुलर और ये परमानेंट और मास्टर रोल कर्मचारी में कोई कानून में अंतर नहीं, दोनों को समान सुविधाएं हैं, दोनों को समान अधिकार हैं। और वो जो मास्टर रोल कर्मचारी होते हैं उनको भी पेंशन का अधिकार है, वो भी पेंशन ले सकते हैं, उनको भी पेंशन दिया जाए, ले सकते नहीं, उनको भी पेंशन मिलेगा। तो कहने का मतलब ये जो 2004 के पहले जो ये पेंशन वाला सिस्टम जो ख़त्म हुआ, जो पुराना पेंशन था, पुराना पेंशन उन लोगों का मामला, पुराने पेंशन वाला उनको पुराना पेंशन मिलेगा और लाखों रुपया उन लोगों को मिला और आदेश हो गया, मिला भी है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला क्योंकि वो उसके मन में था कि पंडित जी तो मूर्ख हैं और जो है ये लड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा, पंडित जी को भगवान ने बुला लिया, बात खत्म हो गई। तो ये मेरा कहना है कि तू चल मैं आता हूँ वाली कहानी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।